अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 5 का वन शॉट वीडियो। सही है। सॉरी यार, दरअसल मुझे लगा था कि माइक्रो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं अपना जैक का कन्वर्टर तो थोड़ा सा वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है। कोशिश करूंगा इस बार धीरे धीरे बोलूं, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए। घर खाली पड़ा है, इसलिए इको भी बहुत ज्यादा हो रहा है। चलो खैर, कोई बात नहीं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना फर्स्ट टॉपिक, दैट इज मल्टीटास्किंग। ठीक है। मल्टीटास्किंग के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने को आया हुआ है पहले भी एग्जाम्स में। तो मल्टीटास्किंग क्या है हमारा, कि एक ही प्रोसेसर, हमारा जो प्रोसेसर है वो टाइम स्लाइसिंग के थ्रू अलग अलग प्रोग्राम को थोड़ा थोड़ा टाइम देता है, और बार बार आके हमारा जो है वो बार बार एक प्रोग्राम को ऐसे रन करता है कि देखने वाले को पता ही नहीं चलता कि ये प्रोग्राम कभी गया। हम जिस प्रोग्राम को देखते हैं तो हमें ये लग रहा है कि यही वाला प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है। मल्टीटास्किंग इज द एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर टू रन मोर देन वन प्रोग्राम और टास्क एट द सेम टाइम। और सिंगल प्रोसेसर एक्चुअली मल्टी सिस्टम मल्टीटास्किंग सिस्टम और मल्टी प्रोसेसर, दे डू नॉट रन एक्चुअली एट द सेम टाइम। सेम टाइम पे हम लोग एक्चुअली रन नहीं करते वो, बल्कि वो प्रोसेस के बीच में स्विच करता है, और हम लोग को ऐसा लगता है कि एक बार में चल रहा है। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम सिंपल टास्क स्विचिंग, 8086 विल सपोर्ट टू अदर टास्क मैनेजमेंट फीचर्स। दैट इज, एक तो सिंपल टास्क स्विच है कि हमने 3-4 प्रोग्राम एक साथ चला रहे हैं, उनको चला ही रहा है। उसके अलावा दो चीजें वो और करता है। पहली चीज ये कि इंटरप्ट एंड एक्सेप्शन, अगर उसके बीच में कोई इंटरप्ट आया, जैसे कि हम लोग 2-3 प्रोग्राम्स एक साथ चला रहे हैं, ऊपर यूट्यूब भी चल रहा है, नीचे व्हाट्सएप भी चल रहा है, ठीक है, और उसके बीच में कोई कॉल आ जाए, तो वो कॉल क्या है, वो इंटरप्ट है। सही। तो इंटरप्ट और एक्सेप्शन, या उसके अलावा कोई एक्सेप्शन आ जाए, एक्सेप्शन का मतलब क्या है कि बैटरी लो हो गई, तो वो एकदम से शो करता है ना, कि भाई बैटरी लो है। तो ये सारे जो एक्सेप्शन हैं, इंटरप्ट हैं, इन सबको वो करता है। और दूसरा, जो टास्क चल रहे हैं अलग अलग, उनके बीच में टास्क आइसोलेशन हो। ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब देख रहा हूँ तो वो मेरा व्हाट्सएप का डेटा एक्सेस कर ले, व्हाट्सएप चला रहा हूँ तो वो मेरे ट्विटर का डेटा एक्सेस कर ले। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये दो काम, ये हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है 8086, ये दो काम हमारा ये करता है। तो उसके बाद मल्टीटास्किंग में हमारे पास तभी शॉर्ट नोट में आता है कि लिस्ट द डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर यूज इन मल्टीटास्किंग। ठीक है। तो उसमें हमारे पास जो डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो सपोर्ट करते हैं एफिशिएंट एंड प्रोटेक्टिव मल्टीटास्किंग सिस्टम को, वो हमारे पास ये वाले हैं। टास्क स्टेट सेगमेंट, टास्क स्टेट सेगमेंट डिस्क्रिप्टर, ये सेगमेंट है तो इसका डिस्क्रिप्टर होगा। फिर टास्क रजिस्टर्स, और उसके अलावा फिर टास्क गेट डिस्क्रिप्टर। ठीक है। तो पहले हम लोग जो है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टास्क स्टेट सेगमेंट को। ठीक है। With these HTTP data structure, 8086 will switch execution from one task to another, saving the environment for the current task so that the task can be restarted later. ठीक है। टास्क स्टेट सेगमेंट क्या होता है, चलो अभी डिस्कस करते हैं। इससे पहले हमने मतलब ये जब मैंने डिटेल में डिस्कस किया था तो मैंने स्टोरीज बनाई थी पेंटर वाली। सही है। अगर टाइम हो तो देख लो ना, कोई बात नहीं, तो कल आज ही एग्जाम है मेरे, नहीं आज कल एग्जाम है, तो ऑब्वियसली टाइम कम होगा। तो अगर मल्टीटास्किंग पे शॉर्ट नोट लिखने को आता है, और अगर आपने इतना लिख दिया, इसमें बहुत ज्यादा नहीं होगा, 20-25 लाइन होगी, तो आधे पेज का या एक पेज का मुश्किल से शॉर्ट नोट बनेगा। तो इतना अगर आप कर देते तो आपको पूरे 5 मार्क्स मिल जाएंगे उसमें। अगर 4 मार्क्स का तो 4 मार्क्स, कोई प्रॉब्लम। ठीक है। इसके बाद आता है हमारे इंटरप्ट एंड टास्क आइसोलेशन। इंटरप्ट क्या होती है हमारे पास, इंटरप्ट एंड एग्जीक्यूशन कॉज टास्क स्विचेस। एक हमारा टास्क चल रहा था, हर टास्क का एक टास्क सेगमेंट होता है। क्या होता है, एक टास्क हमारा चल रहा था, एक टास्क स्टेट सेगमेंट के थ्रू, एक टास्क स्टेट सेगमेंट था, उसमें उसकी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती। तो इंटरप्ट जब आएगा तो इस टास्क को छोड़ के वो दूसरे टास्क पे जाएगा, और इस टास्क की सारी चीजें वो सेव करके था। ठीक है। तो handles the iterator not only switches automatically to the task that handles the interrupt, वो interrupt है तो उसका interrupt vector होगा, तो जो अभी काम कर रहा है उसको छोड़ के दूसरे टास्क की तरफ जाएगा उस इंटरप्ट को हैंडल करने के। बट इट विल ऑल्सो automatically switch back to the interrupted task when the interrupt or exception has been serviced। जब उसकी सर्विस खत्म हो जाएगी तो वापस उसको वही उसी टास्क को चलाना है जिसको छोड़ के गया था। इंटरप्रेट टास्क में इंटरप्ट लोअर प्रायोरिटी इंटरप्ट टास्क टू एनी डेथ। ठीक है। कि एक जो हाई प्रायोरिटी का इंटरप्ट है वो लो प्रायोरिटी का जो नॉर्मल टास्क है उसको भी इंटरप्ट कर सकते। ठीक है। तो मतलब चाहे वो टास्क किसी भी लेवल पे चल रहा हो, वो कहीं नहीं भी मैं बहुत इस वक्त में डीप हूँ, यहाँ से मैं छोड़ गया, नहीं, उसको छोड़ के जाना ही पड़ेगा अगर इंटरप्ट आ गई हाई प्रायोरिटी की तो। ठीक है। विद टास्क ई टास्क स्विचिंग 8086 कैन आल्सो स्विच टू अनदर एलडीटी एंड पेज डायरेक्ट। ठीक है। अब हमारा एक प्रोग्राम चल रहा था जो एक लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल में था, लेकिन जब टास्क स्विच हम करेंगे तो अब ये वाली मतलब ये वाला सारा डेटा सेव हो जाएगा, और अब हम बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट एलडीटी में हम लोग स्विच कर सकते हैं किसी और प्रोग्राम के लिए। ठीक है। सो नाउ ईच टास्क कैन हैव सेपरेट एलडीटी एंड पेज डायरेक्ट। हर टास्क की एक अलग एलडीटी होगी, मतलब हो सकती है, जरूरी नहीं है वो, और पेज डायरेक्टरी भी उसकी अलग हो। सही है। इट कैन हैव अ डिफरेंट मैपिंग सिस्टम लाइक लॉजिकल टू,
फिजिकल मैपिंग सिस्टम इसका अलग अलग हो सकता है। लॉजिकल टू फिजिकल मैपिंग सिस्टम मतलब ये है कि हो सकता है एक टास्क में हमने पेजिंग अनेबल कर रखी हो, एक दूसरे टास्क में हमने पेजिंग डिसेबल कर रखी, ठीक है। तो एक में लॉजिकल से फिजिकल मैपिंग में सिर्फ लीनियर एड्रेस में कन्वर्ट होगा, और दूसरे में लॉजिकल से फिजिकल मैपिंग में लीनियर एड्रेस और फिर पेज ट्रांसलेशन भी होगा, ठीक है। लीनियर एड्रेस फिर कन्वर्ट होगा पेजिंग के थ्रू फिजिकल एड्रेस। तो ये होता है हमारा टास्क स्टेट सेगमेंट की जो डायग्राम है। अगर कभी भी टीएसएस आता है एग्जाम में तो आपको ये डायग्राम जरूर है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन मुश्किल नहीं, ठीक है। अगर हम लोग स्टार्ट करें नीचे से स्टार्ट करना है इसको, ठीक है। तो सबसे नीचे हमारे पास प्रीवियस टास्क लिंक होता है, जिस टास्क को छोड़ के आया है इस वाले टास्क पे, तो इस टास्क स्टेट सेगमेंट में उसका लिंक होगा, कंप्लीट हो जाएगा वाला टास्क, तो इस लिंक के थ्रू ये वापस से उसी टास्क पे स्विच करेगा जिसको छोड़कर आया था, ठीक है। ESP 0 है हमारे पास, स्टैक पॉइंटर 0, फिर स्टैक सेगमेंट 0 का ये एड्रेस है, ऐसे ही स्टैक पॉइंटर 1 है, ये स्टैक सेगमेंट, ये तीन हमारे पास टोटल स्टैक पॉइंटर और स्टैक सेगमेंट है। ये तीन अलग अलग क्यों है? क्योंकि जब हम लोग टास्क स्विच करते हैं या फिर कॉलगेट के थ्रू हम लोग जब टास्क स्विच कर रहे होते हैं, तो उसमें हो सकता है कि जिस टास्क को हम छोड़ के आए वो उसका स्टैक लो प्रायोरिटी का, और हम जो कि जिस कोड को एक्सेस करना चाह रहे हैं अब वो हाई प्रायोरिटी है, ठीक है। तो ये तीन स्टैक सेगमेंट्स होते हैं कि कोई भी प्रायोरिटी का अगर स्टैक होगा, कोई भी प्रायोरिटी का कोड अगर हम लोग रन करेंगे तो उसके हिसाब से हम एक स्टैक उस प्रायोरिटी का यूज करें। मैंने बताया था कोड सेगमेंट की जो प्रायोरिटी प्रिविलेज लेवल होगा कोड सेगमेंट का, वही प्रिविलेज लेवल हमारा स्टैक का भी होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमें बीच में कोड सेगमेंट स्विच करना है, प्रिविलेज लेवल अगर स्विच करना है, तो उसके लिए हम लोग स्टैक्स भी अपनी स्विच करते हैं, ठीक है। फिर CR3 में हमारे पास पेज डायरेक्टरी बेस एड्रेस होता है, कंट्रोल रजिस्टर 3 में। फिर EIP है हमारा, मतलब जितने भी देखो टास्क स्टेट सेगमेंट में किसी भी टास्क की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, यानी कि जो इस वक्त में प्रोसेसर के जितने उस टास्क से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो सब स्टोर है। तो टास्क से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ होगा? सारे के सारे रजिस्टर्स में, जितने हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर थे, सारे सेगमेंट रजिस्टर्स थे, सारे पॉइंटर रजिस्टर, ठीक है। तो वो सारे के सारे यहाँ पर सेव होते हैं। EIP ई फ्लैग को स्टेटस बताता है, ये ऑब्वियस सी बात है। फिर AX CX BX BX चारों हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर हो गए। फिर पॉइंटर रजिस्टर होगा, SPBP SID, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे पास यहाँ पर सेव रहेंगे, ठीक है। और जब भी टास्क स्विच होगा तो ये सारी की सारी वैल्यू इसमें आके सेव होंगी, फिर उसके बाद टास्क स्विचिंग होगी, ठीक है। फिर हमारे पास सेगमेंट रजिस्टर्स होंगे, सारे सेगमेंट रजिस्टर हमारे 16 बिट के होते थे, याद रखना, है ना। 8086 हमारा 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, लेकिन सेगमेंट रजिस्टर सारे के सारे 16 बिट है। इसी में तो सेलेक्टर हमारा होता था सेगमेंट रजिस्टर में 16 बिट का, ठीक है। तो फिर हमारे पास आ गया LDT सेगमेंट सिलेक्टर, ये लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल में जो हमें सेगमेंट सेलेक्ट करना है वो होगा हमारे पास यहाँ पे। और ये IO मैप बेस एड्रेस, IO प्रोटेक्शन वाले टॉपिक में भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि IO मैप बेस एड्रेस होता है TSS में। तो जो IO बिट मैप होता है वो TSS का ही पार्ट होता है। यहाँ पर सिर्फ मतलब ये मिनिमम है कि इतना तो TSS होगा ही होगा हमारा, इससे ज्यादा भी हो सकता है। इससे ज्यादा कब होगा? जब इसमें और हम लोग IO मैप ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने कोई IO मैप ऐड नहीं किया, IO मैप बेस एड्रेस में कोई भी बेस एड्रेस हमने दिया हो, लेकिन जब हमने TSS की लिमिट इतनी कर दी, यहाँ तक है यानी 100 का है हमारे पास है, तो इसके बाद फिर कोई भी मतलब IO मैप है ही नहीं हमारे पास। तो अगर हमने IO मैप बेस एड्रेस कुछ डाला है तो TSS की लिमिट उससे ऊपर की डालनी पड़ेगी, जिससे वो IO मैप TSS का पार्ट बन पाए और उसके थ्रू हम लोग IO को एक्सेस कर पाए, ठीक है। तो टास्क स्टेट सेगमेंट के बारे में जो लिखना है वो यहाँ पर है कि डेटा स्ट्रक्चर यूज बाय 8086 टू शो इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर टास्क। 8086 माइक्रोप्रोसेसर इट यूजेस द TSS लाइक अ स्क्रैच पैड और पेंटर्स कलर पैलेट। इसका मैंने एग्जांपल दिया था आप लोगों को। इट स्टोर एवरीथिंग यू नीड्स टू नो अबाउट अ टास्क इन TSS। जो भी एक टास्क के बारे में उसको नॉलेज चाहिए होती है वो सब ये TSS में स्टोर कर रहे हैं। और ये TSS एक्सेसिबल नहीं है प्रोग्रामर को, सिर्फ माइक्रोप्रोसेसर खुद इसका यूज कर, ठीक है। चाहे वो प्रोग्राम 0 लेवल के प्रिविलेज पे ही क्यों ना हो, वो भी उसको यूज नहीं करता TSS को, ठीक है। द फील्ड ऑफ TSS आर डिवाइडेड इनटू 2 सेट्स, वन इज डायनेमिक एंड सेकंड इज स्टैटिक। डायनेमिक हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है, जितने भी रजिस्टर्स हैं वो सब डायनेमिक है, उनकी वैल्यू चेंज हो रही है बार बार, तो वो डायनेमिक सेट में आता है, ठीक है। और ये सब रीजंस लिखे हुए हैं कि हम कौन सी चीज क्यों सेव कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप ये ना लिखना चाहें तो सिर्फ आप डायनेमिक सेट सिर्फ इतना लिख सकते हैं, और उसके बाद स्टैटिक सेट हमारे पास ये वाला होगा। स्टैटिक सेट में क्या है? एक तो बैकलिंक जो है वो हमारा स्टैटिक सेट में होगा, वो चेंज नहीं होगा। फिर CRC रजिस्टर का जो कंटेंट्स है, पेज एक्टिव बेस एड्रेस, वो चेंज नहीं होगी। पॉइंटर टू द स्टैक ऑफ प्रिविलेज लेवल 0 to 2, 0, 1, 2, तीन प्रिविलेज लेवल के हमारे पास स्टैक्स के पॉइंटर वो चेंज नहीं होंगे। T बिट जो हमारी डीबग ट्रैप बिट होती है ये चेंज नहीं होगी। IO मैप का ऑफसेट चेंज नहीं होगा, क्योंकि TSS में अगर IO मैप किसी ऑफसेट पे है तो वही रहेगा, वो प्रोसेस के साथ चेंज नहीं होगा, ठीक है। और
व्हेन स्विचिंग टू अ टास्क, मतलब अगर टी बिट हमारी 1 होती है तो जब नया टास्क पे जाएगा तो एक डिबग एक्सेप्शन वो जनरेट करता है, और अगर 0 है तो नहीं करे, ठीक है। इसके अलावा सेलेक्टर ऑफ द टास्क एलडीटी, तो लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल का सेलेक्टर है, वो भी चेंज नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है, एलडीटी हमारी सेम ही रहेगी जब तक ये चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टास्क सेगमेंट का स्टैटिक सेगमेंट, ये हमारे पास डायनेमिक सेगमेंट, ठीक है। उसके बाद एनी कंट्रोल ट्रांसफर दैट चेंजेस सीपीएल विद इन टास्क causes a change of stack as a result of the privilege level change, ठीक है। अगर कोई सीपीएल मतलब हमारा कोड प्रिविलेज लेवल होता है, अगर टास्क के अंदर कभी कभी ऐसा होता है एक ही टास्क में हम लोग मल्टीपल कोड सेगमेंट्स रन करते हैं, ठीक है। जैसे एक हमने कोड रन कर रहे हैं, उसमें से हमने एक दूसरे फंक्शन को कॉल किया, अब वो वाला कोड रन हो रहा है, लेकिन जिसको हमने कॉल किया है उसका प्रिविलेज लेवल ज्यादा है, ठीक है। तो जो अब जो कोड रन हो रहा है इसी टास्क में दूसरा कोड रन हो रहा है, तो उसका प्रिविलेज लेवल क्योंकि ज्यादा है, तो उसके हिसाब से हमें स्टैक का भी प्रिविलेज लेवल ज्यादा लेना पड़ेगा, इसलिए हमारे पास टास्क स्टेट सेगमेंट में जो दूसरा स्टैक होगा उसको हम लोग यूज करें, ठीक है। प्रोड्यूस द इनिशियल वैल्यूज ऑफ एसएस ईएसपी फॉर पीएल0 1 एंड 2 आर रिटेन्ड इन द टास्क स्टेट सेगमेंट। हमारे पास जो अगर हमने 3 लेवल पे जा रहे हैं, हम लोग पहले 2 लेवल पे थे, तो अब 2 लेवल के स्टैक और उसकी पॉइंटर की वैल्यू हम लोग सेव कर लेते हैं अपने टास्क स्टेट सेगमेंट। Upon task switching, new stack pointer is loaded into the SS and ESP register, and the previous ESP value is pushed into the new stack. ठीक है। When the control is returned to previous task, the previous stack is restored. जब हमारे पास वापस से वो previous task में आएगा तो जो पुरानी वाली stack थी high privilege level की, वो वापस से restore हो जाएगी। IO map base holds the 16-bit offset of the beginning of the IO permission bit map. ये हम लोग बताइए हमें क्या होता है, ठीक है। TSS descriptor, ये last टॉपिक में हम डिस्कस कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टर डिस्कस करें। तो टीएसएस का डिस्क्रिप्टर जो होगा वो एक सिस्टम डिस्क्रिप्टर, ठीक है। इससे पहले हमने डिस्क्रिप्टर डिस्कस किए थे, वो हमारे पास यूजर डिस्क्रिप्टर थे, या है ना, वो हमारे पास प्रोग्राम डिस्क्रिप्टर, इसमें डेटा डिस्क्रिप्टर था, मतलब वो या तो डेटा सेगमेंट का था, या कोड सेगमेंट का था, या स्टैक सेगमेंट। तो अभी हमारे पास सिस्टम डिस्क्रिप्टर, सिस्टम डिस्क्रिप्टर में जो एस बिट होती है ये 0 होगी, ठीक है। जो यूजर डिस्क्रिप्टर्स होते हैं उसमें 1 होगी, तो सिस्टम डिस्क्रिप्टर में हमारे पास ये वाली एस बिट वाली जो है वो 0 होगी, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास एक होती है बिजी बिट, बी बिट होती है ये वाली, जो लास्ट वाली होती है ये बिजी बिट होती है, ठीक है। द डिस्क्रिप्टर ऑफ टीएसएस फॉर ईच टास्क आर प्रेजेंट इन द जीडीटी, द टीएसएस डिस्क्रिप्टर इज ऑफ 8 बाइट्स, सारे डिस्क्रिप्टर 8 बाइट्स के होते हैं, तो ये भी 80 बाइट्स का, ठीक है। द बी बिट इन द टाइप फील्ड इंडिकेट वेदर द टास्क इज बिजी, a code of 9 indicate non busy task, a code of 11 indicate a busy task, ठीक है। अगर हमारे पास ये 1 है ये 9 का मतलब है 1011, अच्छा 1001 होता है हमारे पास 9, और 1011 हमारे पास ये 11 हो गया, ठीक है। तो ये वाली जो सेकंड बिट है ये हमारे पास बिजी बिट, तो अगर बिजी बिट हमारे पास 1 है, इसका मतलब ये वाला टास्क या तो एग्जीक्यूट हो रहा है या फिर एग्जीक्यूट होने वाला है। होने वाले का मतलब ये है कि जैसे ये वाला टास्क हम लोग रन कर रहे थे, इस टास्क में हमने किसी और टास्क को कॉल कर दिया, तो अभी ये वाला टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, जैसे ही वाला टास्क कंप्लीट हो जाएगा हम लोग इसके पास वापस आएंगे, इसीलिए ये वाला टास्क इसकी भी बिजी बिट बन रहेगी, ठीक है, कि ये वाला टास्क बिजी है, जिससे कोई और इसको ना कॉल करता, ठीक है। और जो टास्क रन हो रहा है उसकी बिजी बिट तो 1 रहेगी। बेस लिमिट जी बिट एंड पी बिट आर सेम एज जनरल सेगमेंट डिस्क्रिप्टर जो थे हमारे, जनरल सेगमेंट डिस्क्रिप्टर जो था उसके जैसा होगा, बेस पी जी ग्रेनुलरिटी और प्रेजेंट बिट। हाउएवर द लिमिट ऑफ 386 TSS मस्ट बी ग्रेटर देन 103, तो हमारा 64H है, इससे हमेशा ज्यादा होना चाहिए TSS की जो लिमिट है। उसकी वजह ये कि जो यहाँ पर हमारे पास ये है ना, तो 10 ये एक जो है वो 4 बाइट का है ना, तो 100 101 102 103, तो एटलीस्ट ये देखो 0 से 31 तक जा रहा है, से 96 के बाद 100 आता है सी, तो ये 4 बाइट का है यहाँ पे, तो 100 से 103 तक जाए, तो एटलीस्ट इसकी लिमिट 103 तक होनी ही चाहिए, इससे छोटा टीएसएस नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हमारे पास लिमिट है कि जो इसकी लिमिट है वो एटलीस्ट 103 होनी चाहिए, ठीक है, वरना तो एक्सेप्शन आता है। और मैक्सिमम 64 GB जो नॉर्मल एक सेगमेंट की लिमिट होती है, वैसे ही थ्योरेटिकल वैसे ही टीएसएस की भी लिमिट मैक्सिमम 64 GB हो सकती है, वैसे होगी नहीं, तो कितना भी ऑफसेट लगाएं तो ज्यादा आदमी 2 बाइट छोड़ देगा, 4 बाइट छोड़ देगा, तो उसके बाद 64 किलो बिट की सिर्फ हमें जरूरत है और पूरे आईओ बिट मैप को मैप करने, ठीक है। तो नॉर्मली इतनी बड़ी होती नहीं, बट थ्योरेटिकली हम कह सकते हैं कि 64 GB मैक्सिमम टीएसएस की लिमिट हो सकती है। फिर हमारा होता है टास्क रजिस्टर। टास्क रजिस्टर क्या होता है? टास्क रजिस्टर हमारे पास 16 बिट का रजिस्टर है जो सेलेक्टर की तरह वर्क करता है टीएसएस डिस्क्रिप्टर को पॉइंट करने, राइट, ठीक है। टीएसएस डिस्क्रिप्टर जो होते हैं वो ज्यादातर सारे के सारे जीडीटी में होते हैं, ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल, ठीक है।
ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल में हमारे पास TSS होगा। एवरी टास्क में 8036 यूपी हैज अ TSS। हर टास्क का एक टास्क स्टेट सेगमेंट होगा और हर टास्क स्टेट सेगमेंट का एक टास्क स्टेट सेगमेंट डिस्क्रिप्टर होगा, और वो डिस्क्रिप्टर कहाँ मिलेगा? ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल में। एज सुन एज वी लोड अ सेलेक्टर इन अ टास्क स्विच रजिस्टर, the corresponding TSS descriptor is copied from the GDT into an on-chip TSS descriptor cache। ठीक है, हमारे पास एक on-chip TSS descriptor cache होगी, जैसे वहां पे भी जनरल डिस्क्रिप्टर कैशे भी थी हमारे पास, जहां से वो डिस्क्रिप्टर लोड होता था हमारे, ऐसे ही यहाँ पे TSS डिस्क्रिप्टर कैशे भी होगी हमारे पास, जहां से GDT में से TSS का डिस्क्रिप्टर लोड होके वहां पे सेव रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 16 बिट का एक विजिबल रजिस्टर होगा और एक इनविजिबल रजिस्टर होगा, जिसमें से यहाँ से इस डिस्क्रिप्टर को लेके ये कॉपी करेगा। ठीक है, तो TSS जो हमारे पास टास्क रजिस्टर है, एक तो 16 बिट का विजिबल रजिस्टर है जो सिलेक्ट करता है GDT में से TSS के डिस्क्रिप्टर को, और फिर एक हमारे पास इसके साथ साथ एक इनविजिबल रजिस्टर होगा जो कि यहाँ से इसके डिस्क्रिप्टर को कॉपी करके कैशे में कॉपी कर लेगा। ठीक है, पेस्ट कर लेगा, फिर यहाँ से हम लोग टास्क स्टेट सेगमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। वही देती है, द डिस्क्रिप्टर कैशे इज इनविजिबल टू द प्रोग्राम। ठीक है, टास्क गेट आर यूज्ड टू स्विच टास्क इनडायरेक्टली इन अ प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट। चलो कोई बात, टास्क स्टेट जो है वो हमारे पास इनडायरेक्टली टास्क गेट डिस्क्रिप्टर है। अभी जो हमारे पास था वो टास्क स्टेट सेगमेंट डिस्क्रिप्टर था। अब बाई चांस ऐसा है कि टास्क स्टेट सेगमेंट डिस्क्रिप्टर में भी देखो यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास DPL है, सही है ना, इसका प्रायोरिटी लेवल है, प्रिविलेज लेवल है। अगर हमारे पास ये प्रिविलेज लेवल नहीं, हम लो प्रिविलेज लेवल वाले हैं, लेकिन हमें एक हाई प्रिविलेज लेवल के टास्क को एक्सेस करें, तो जैसे वहां पर हमारे पास जो है कॉल गेट्स थे, ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर है टास्क गेट्स। ठीक है, तो टास्क गेट डिस्क्रिप्टर को हम लोग यूज करते हैं एक लो प्रिविलेज लेवल से हाई प्रिविलेज लेवल के टास्क को एक्सेस करने। ठीक है, टास्क गेट डिस्क्रिप्टर कंटेन अ TSS सेलेक्टर। RPL बिट इन दिस सेलेक्टर आर नॉट यूज्ड बाय द प्रोसेसर। ठीक है, तो RPL बिट जो होती है इस डिस्क्रिप्टर सेलेक्टर में, यहाँ पे हमारे पास सेलेक्टर की बिट देते हैं, तो ये रिक्वेस्टेड प्रिविलेज लेवल यहाँ से नहीं सेट करता और ढूंढता नहीं। A procedure may not select a task gate descriptor unless the EPL is numerically less than or equal to DPL of the descriptor। ठीक है, प्रोसीजर जो है वो कभी भी RPL बिट्स इन द सेलेक्टर, हाँ प्रोसेसर यूज नहीं होता। तो नॉर्मली क्या होता है, वो हमारे EPL को चेक करेगा, अगर EPL हमारा DPL से कम है तो एक्सेस मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। लेकिन टास्क गेट डिस्क्रिप्टर के थ्रू हमारे पास ये जो DPL है इसका हम लोग यूज करते हैं। तो अगर DPL हमारा यहाँ पे हमने इस टास्क गेट डिस्क्रिप्टर को यूज किया, ठीक है, और यहाँ पे इसका DPL जो है वो हमारे लेवल के बराबर होगा, जो हमारा लेवल है, जैसे हम 3 लेवल पे काम कर रहे हैं, इसका DPL भी 3 का है, तो हम इस टास्क गेट को एक्सेस कर सकते हैं। अब ये टास्क गेट है, इसमें सेलेक्टर है टास्क स्टेट सेगमेंट का, उसका प्रिविलेज लेवल 1 है मान, लेकिन क्योंकि अब यहाँ जब ये उसको सेलेक्ट कर रहा है तो वो प्रिविलेज लेवल चेक नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि टास्क गेट के थ्रू वो सेलेक्ट, तो अब वहां पर हमारा RPL वहां पे कुछ मैच करेगा नहीं, सीधे वो टास्क स्टेट सेगमेंट हमारा एक्सेस हो जाएगा इस टास्क गेट के थ्रू। ठीक है, चलिए अब आते हैं, अगर विदाउट टास्क गेट हम लोग टास्क स्विच कर रहे हैं। ठीक है, अगर विदाउट टास्क गेट अगर हम लोग टास्क स्विच कर रहे हैं तो ये प्रिविलेज चेक करेगा सबसे पहले कि हमारा जो EPL है वो उसके DPL के बराबर है, छोटा है या नहीं है। तो उसके बाद लिमिट चेक करेगा, तो उसके बाद सेव करेगा करंट टास्क को, जो हमारा, देखो उसने भाई प्रिविलेज चेक करा, उसने कहा ठीक है, तो उसने लिमिट चेक करी, जो लिमिट हमने दी है वो लिमिट बराबर है या नहीं, तो लिमिट भी बराबर है। तो अब वो क्या करेगा, अब उसको समझ में आ गया कि अब मुझे स्विच करना है, तो जिस टास्क को रन कर रहा था उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन उस टास्क के स्टेट सेगमेंट में स्टोर करेगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेगा, देन टास्क रजिस्टर लोडिंग, द सेलेक्टर ऑफ द डिजायर्ड टास्क TSS, जिस TSS को हमें जो है एक्सेस करना है उसी को वो उसके जो है वो उसके सेलेक्टर को लोड करेगा, और उसके डिस्क्रिप्टर हमारा उसके सेलेक्टर जो है वो विजिबल पार्ट में लोड होगा टास्क रजिस्टर के, और जो उसका डिस्क्रिप्टर है वो फिर इनविजिबल पार्ट में लोड। द बी बिट इन द न्यू टास्क डिस्क्रिप्टर इज इंडिकेटेड एज बिजी। अब जो नया टास्क हमने एक्सेस किया है उसके डिस्क्रिप्टर में जो बिजी बिट थी, अब उसको हमारा माइक्रोप्रोसेसर बंद कर, कि अब उसको एक्सेस कर रहा है ना वो, तो वो बिजी हो जाएगा। एंड द TS बिट इन CR0 रजिस्टर इज सेट टू इंडिकेट द टास्क स्विच इज एक्टिव। जो हमारा CR0 रजिस्टर में TS बिट थी, है ना, जिसमें हम लोग जब 1 होती थी, इसका मतलब टास्क स्विचिंग एक्टिव है, मतलब अभी एक टास्क स्विच हुआ और वो वापस उसमें आने वाला है। ठीक है, तो ये दो चीजें, ये दो काम होंगे 4th स्टेप। 5th स्टेप में क्या होगा, रिज्यूम एग्जीक्यूशन। हमने नया टास्क एग्जिट, पहले पुराने को सेव कर दिया, नए को लोड कर दिया, अब हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देंगे। सही है, तो ये होगा हमारा किसमें, जब हम टास्क स्विच करें विदाउट टास्क गेट। अगर हम लोग टास्क स्विच करें विद टास्क गेट तो क्या होगा, बस ये प्रिविलेज चेक नहीं होगा, द गेट सेलेक्टर EPL इज कंपेयर्ड विद द DPL ऑफ टास्क गेट डिस्प्ले। तो हमारा जो अब EPL है वो इसके टास्क गेट के DPL से चेक होगा, टास्क स्टेट सेगमेंट के DPL से चेक नहीं। ठीक, टास्क गेट के DPL से चेक होगा, टास्क स्टेट सेगमेंट के DPL से चेक नहीं होगा।
तो अब बस यही सिर्फ एक फर्क है, बाकी सारे के सारे स्टेप्स हमारे सेम है. DPL compared with the SPL task. If task gate DPL is greater than or equal to EPL, then only current task is allowed to switch to new task. ठीक है, ये कंप्लीट हो गया टास्क स्विचिंग विदाउट टास्क गेट और विद टास्क. टास्क लिंकिंग ये भी आया हुआ है, कई बार आया है एग्जाम में. टास्क लिंकिंग क्या होती है, कब होती है? टास्क लिंकिंग हमारे पास कब होती है, या तो कोई कॉल इंस्ट्रक्शन आ जाए. ठीक है, टास्क लिंकिंग क्या है कि अभी ये वाला जो टास्क स्टेट सेगमेंट है, इसका जो बैकलिंक है वो एक्टिव है, तो उसी को टास्क लिंकिंग कहेंगे. कि अभी जो हम लोग टास्क रन कर रहे हैं उसके नीचे जो बैकलिंक वाला फील्ड है वो किसी और टास्क को पॉइंट कर रहा है. इसका मतलब ये टास्क खत्म होने के बाद वो वहां जाएगा उसको कंप्लीट करने. ठीक है, तो कॉल इंस्ट्रक्शन के थ्रू जब कॉल इंस्ट्रक्शन होगी तो ये टास्क लिंकिंग होगी. अगर जंप है तो नहीं होगी, तो जंप में तो वो चला गया, फिर इस पे एक बार उसे वापस आना नहीं, इन कॉल में वापस आना. एंड इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन, अगर इंटरप्ट कोई आई है तो इंटरप्ट को सर्विस करके फिर उसे वापस आना है. कोई एक्सटर्नल इंटरप्ट आया तब भी उसको वापस आना है. एंड एक्सेप्शन कॉजेज अ स्विच टू अ न्यू टास्क. कोई एक्सेप्शन आ जाए, एक्सेप्शन का मतलब है कि पेज फॉल्ट आ गया, कि जिस पेज को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं वो प्रेजेंट ही नहीं, तो वो एक जनरल पेज फॉल्ट डिटेक्ट करेगा. तो अब वो क्या करेगा कि उस पेज को लोड करेगा और वापस से इसी प्रोग्राम के पास वापस आएगा. तो वो टास्क चलाएगा जिससे कि वो पेज लोड हो जाए, और जब वो पेज लोड हो जाएगा तो वापस से इसी टास्क के पास आके फिर से काम शुरू कर देगा. ठीक है, तो ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शन जो है वो टास्क लिंकिंग को अनेबल करती हैं, कह सकते हैं इनके इसके टाइम पे टास्क लिंकिंग होती है. The 806 automatically fills the backlink of the new TSS with the selector of the outgoing task TSS and at the same time sets the empty bit in the new task flag register. जो नया टास्क फ्लैग रजिस्टर है उसमें उसमें नेस्टेड टास्क वाली बेस जो है वो बन हो जाएगी, जो ये शो करेगी कि ये एक नेस्टेड टास्क है, ये किसी दूसरे टास्क को छोड़ के आया हुआ है, तब ये वाला टास्क चलता है, तब ये खत्म हो जाएगा तो उसको वापस आएगा. The एंटी फ्लैग इंडिकेट वेयर द बैकलिंक फील्ड इज वैलिड. जब एंटी फ्लैग हमारा बने तभी बैकलिंक फील्ड वैलिड है. अगर एंटी हमारा जीरो हो गया, अगर मैं उसको जीरो कर दूं, तो अब ये टास्क कंप्लीट होने के बाद भी वापस उस टास्क के पास नहीं जाएगा. हालांकि इसके पास एड्रेस है, इसके पास बैकलिंक का एड्रेस है, लेकिन क्योंकि एंटी बिट जीरो है तो ये वापस नहीं जाएगा. एंटी बिट 1 होगी तब ये वापस जाएगा. When completing the current task, the 8086 examines the empty flag. If empty is set, the 8086 switches back to the task selected by the backlink field. ठीक है, समझ में आया? Busy bit, a chain of backlink may grow to any length in interrupt task, interrupt or other interrupt task, or as called task call other task. ठीक है, मतलब हमारा जो बैकलिंक की चेन है चलती रहेगी, एक टास्क दूसरे टास्क को कॉल किया, उससे दूसरे तीसरे टास्क को कॉल किया, उससे चौथे टास्क को कॉल कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये चलता रहेगा. लेकिन जितने टास्क को कॉल कर रहा है वो सारे टास्क हमारे बिजी हो रहे हैं. सही, ऐसा नहीं है कि ये फिर से किसी और टास्क को कॉल कर ले, तो सेल्फ लूप नहीं हो सकता. सही, तो बिजी बिट जो है ये लूप क्रिएट करने से रोकती है. अभी अपने ही उसमें अगर मतलब गलती से कोई लूप क्रिएट ना हो जाए उसको ये रोकती है हमारी बिजी बिट. क्योंकि अगर टास्क में हमने गलती से कोई दूसरे जो पहले से लिंक में है उसी टास्क को अगर हमने एक्सेस किया तो उसकी बिजी बिट बने, उस टास्क को हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे और लूप हमारा क्रिएट होने से बच जाएगा और प्रोग्रामर को समझ में आएगा अच्छा यहाँ मैंने गलती करी है, कुछ और मुझे करना. ठीक है, अ लूप विल इंडिकेट एन अटेम्प्ट टू री-एंटर द टास्क दैट इज ऑलरेडी बिजी. द TSS इज नॉट अ री-एंट्रेबल रिसोर्स. टास्क स्टेट सेगमेंट जो वो दोबारा से उसमें री-एंट्रेबल रिसोर्स नहीं है. ऐसा नहीं कि एक बार बिजी ऑलरेडी आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, पूरा एग्जीक्यूट किया नहीं, आप दोबारा से उसमें घुसना चाहें, ऐसा नहीं होगा. When switching to a task, the processor automatically sets the busy bit of new task. जब नया टास्क कोई भी स्विच होगा उसमें न्यू टास्क में busy bit 1 हो जाएगी. When switching from a task, the processor automatically clears the busy bit of the old task if the task is not to be placed on the backlink chain. अगर हमें वापस नहीं आना उस पर तो उसकी busy bit को क्लियर करके जाएगा, अगर वापस आना तो उसकी busy bit क्लियर नहीं करेगा, उसको भी busy रखेगा. When switching back to a task, the processor signals an exception if the busy bit of the new task is already set. अगर जो हम नए टास्क पे सेट स्विच करना चाह रहे हैं उसकी बिजी बिट ऑलरेडी सेट इसका मतलब वो टास्क ऑलरेडी बिजी है, तो ये स्विच नहीं करेगा और एक्सेप्शन क्रिएट करेगा, मतलब एरर देगा. बाय दीज एक्शन द प्रोसेसर प्रिवेंट्स अ टास्क फ्रॉम स्विचिंग टू इटसेल्फ और टू एनी टास्क दैट इज ऑन द बैकलिंक चेन, thereby preventing invalid re-entry into a task. समझ आई बात? कि इस तरह से वो इनवैलिड रूप को, इनवैलिड री-एंट्री को रोकता है बिजी बिट के थ्रू. सही है. मॉडिफाइंग टास्क लिंकेजेस, टास्क लिंकेज को अगर हमें मॉडिफाई करना है तो या तो आप नेस्टेड बिट को जीरो कर दी, एंटी बिट्स होती है हमारी, या फिर उसके अलावा जो बैकलिंक है उसको क्लियर कर सकते. फर्स्ट चेंज द बैकलिंक फील्ड TSS ऑफ द इंटरप्टिंग टास्क, देन क्लियर द बिजी बिट इन द TSS डिस्क्रिप्टर ऑफ द टास्क रिमूव फ्रॉम द लिस्ट. जो हमने बैकलिंक जिसका क्लियर किया है उसको TSS की बिजी बिट वापस जाके जीरो कर दो, वरना वो बेचारा इंतजार में बैठा रहेगा और यहाँ हमने सोच लिया कि उसके पास वापस जाना है. ठीक है. इंश्योर दैट नो इंटरप्ट्स ऑकर बिटवीन अपडेटिंग द बैकलिंक चेन एंड द बिजी. ये इंश्योर करना है कि ऐसा ना हो कि कोई इंटरप्ट ना आ जाए इन दोनों के बीच. क्या आपने बैकलिंक चेन
बैकलिंक को हटा दिया आपने वहां से और फिर इंटरप्ट आ गई, तो बीच में इंटरप्ट आने की वजह से हो सकता है फिर वापस आके आप इतने में कोई और प्रोग्राम आए और वो बिजी हो और वो उसको एक्सेस ना करे। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, एक साथ ही इसको करते हैं जिससे कि बिजी बिट भी हमारी क्लियर हो जाए, फौरन ही हमारा बैकलिंक भी खत्म हो जाए। ठीक है, टास्क एड्रेस स्पेस ये इतना ज्यादा पूछा नहीं गया। हाँ, लीनियर टू फिजिकल प्लेसमेंट। अच्छा, एड्रेस स्पेस का भी यही है, पढ़ लीजिए 3-4 लाइनें। फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट फीचर तो allow system designer to assign the areas of shared address space to those modules of different tasks that are designed to cooperate with each। टास्क एड्रेस स्पेस में होता है कि तो मॉड्यूल्स कोई ऐसे हैं जिनको एक ही डेटा दोनों को एक्सेस करना है, तो ये हमें फैसिलिटी देता है कि आप दोनों की एक एलडीटी अलग भी हो सकती है और एक एलडीटी में दोनों भी मतलब इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो एक मतलब जैसे एक प्रोग्राम है, इसका एक प्राइवेट स्पेस अलग होगा, इसका एक प्राइवेट स्पेस अलग होगा और एक कॉमन स्पेस होगा जिसको दोनों एक्सेस कर पाए, तो ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, वन लीनियर टू फिजिकल मैप इज शेयर्ड अमंग ऑल टास्क। कि हमने क्या करा, इसमें कुछ करा ही नहीं, मतलब हमने क्या किया, हमने पेजिंग ही हटा दी, तो सीधे लीनियर से फिजिकल मैपिंग जो होगी एक ही बार में, जो लीनियर है वही फिजिकल, तो इसमें प्रॉब्लम ही नहीं है। व्हेन पेजिंग इज अनेबल्ड, दिस स्टाइल ऑफ लीनियर फिजिकल मैपिंग रिजल्ट्स फ्रॉम यूजिंग वन पेज डायरेक्टरी फॉर ऑल टास्क। अगर पेजिंग हमने अवेलेबल कर रखी है तो हम एक ही पेज डायरेक्टरी सारे टास्क के लिए यूज करेंगे, तो फिर हमारा सेम सारे टास्क के लिए सिंगल लीनियर टू फिजिकल मैपिंग होगी। ठीक है, दो ऑप्शन है, या तो हम पेजिंग डिसेबल कर दें या अगर पेजिंग अनेबल कर रहे हैं तो एक ही पेज डायरेक्टरी यूज करें। ठीक है, उसके बाद फिर वो सेवरल पार्शियली ओवरलैपिंग लीनियर टू फिजिकल मैपिंग। ठीक है, कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मैपिंग्स हैं, उसमें हमने कुछ पार्शियली ओवरलैप कर रखी है, कुछ हमने अलग कर रखी है, उसको हम लोग यूज करते हैं। टास्क लॉजिकल एड्रेस स्पेस, इसको तुम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका पढ़ लेना। ठीक है, वर्चुअल 886 मोड फीचर्स के इसमें क्या क्या वो है और एडवांटेजेस क्या, ये देखो आया भी है 3-4 बार। तो द पर्पस ऑफ V86 टास्क इज टू फॉर्म अ वर्चुअल मशीन। V86 मोड हम लोग क्यों यूज करते हैं, ताकि हम लोग अपने प्रोसेसर को 8086 की तरह यूज कर सकें। कुछ प्रोग्राम ऐसे जो 8086 में चल सकते हैं और 8086 में नहीं चलेंगे, तो उसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रोसेसर को 86 मोड में ले जाते हैं और वहां जाकर के बिल्कुल अपने हमारा प्रोसेसर वैसे वर्क करता है जैसे 8086 वर्क करता है, तो वहां जाके फिर हम उसको उन वाले प्रोग्राम्स को मतलब रन करा सकते हैं इजी। ठीक है, तो ये हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन टेक्निक है दैट अलाउड मल्टीपल 8086 प्रोसेसर टू बी इम्यूलेटेड बाय अ 386 चिप। उसके लिए कितनी 1 MB मेमोरी चाहिए थी और यहाँ हमारे पास 4 GB मेमोरी। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक मशीन को 1-1 MB अलॉट करते चले जाते हैं, इस तरह से हम कई सारी मशीन साइमल्टेनियसली रन कर सकते हैं। Okay, when the VM bit of flag register is set, then 8086 will enter in the virtual mode. The processor checks for two conditions when VM bit is set: whether to execute 8086 program by loading the segment register. कि जब हमारे पास जब VM bit इसकी सेट हो गई तो अब इसको पता है कि 86 मोड में जाना है, तो पहले ही चेक करता है कि वहां जाने के बाद 8086 प्रोग्राम हमें जो है रन कराना है, सेगमेंट रजिस्टर को लोड करते हुए 8086 प्रोग्राम रन कराना है या 386 रन कराना है। एंड टू फाइंड द इंस्ट्रक्शन सेंसिटिव टू IOP। IOPL से जो सेंसिटिव इंस्ट्रक्शन है उसको ये चेक करेगा, क्योंकि IOPL का एक्सेस इसमें डायरेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ऐसी इंस्ट्रक्शन है जो IOPL सेंसिटिव है, तो 86 मोड में हम लोग सिर्फ V86 मोड में सिर्फ हम लोग बिटमैप का यूज कर सकते हैं, IO बिटमैप का IO इंस्ट्रक्शन को रन कराने में। ठीक है, डायरेक्टली IOPL से हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते एडवांस, क्योंकि वर्चुअल 86 मोड हमेशा प्रिविलेज लेवल 3 पे चलता है। सही है, on an 8086 supporting multitasking, we can execute multiple 8086 application in virtual mode. ठीक है, the multitasking system is essential to switch between the 8086 and the protected। अगर कोई हमने कई सारी 86 मतलब 86 मशीन हमने इमुलेट कर रखी और उनके बीच में अगर हमें स्विच करना है, तो पहले हमें प्रोटेक्टेड मोड में आना पड़ेगा, फिर हम लोग दोबारा से, जैसे एक 86 मशीन थी, हमें अब दूसरी मशीन पे जाना, पहले हमें प्रोटेक्टेड मोड में आएगा, फिर दूसरी मशीन के V86 मोड में हम लोग चल रहे हैं। सही है, ऐसा होगा। या इंटरप्ट भी आ रही है, तो इंटरप्ट अगर आ रही है तो इंटरप्ट को पहले आके प्रोटेक्टेड मोड में, जो 386 वाला मोड है उसमें आके चेक करता है, फिर अगर इंटरप्ट को उधर ही हैंडल कर सकता है तो वापस चला जाएगा, वरना फिर कंप्लीटली आता है, मतलब इसका जो क्या कहते हैं मॉनिटर प्रोग्राम होता है इसका, उसके थ्रू ये रन करता है। मेमोरी मैनेजमेंट वर्चुअल मोड, अच्छा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है इसमें मेमोरी मैनेजमेंट का। ये इस तरह से क्वेश्चन आता है कभी कभी, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉपरेशन। ठीक है, तो हमारे पास कंप्लीट वर्चुअल मेमोरी मशीन जो उसमें मेमोरी भी है, मतलब सॉफ्टवेयर भी है और हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर में क्या है, हार्डवेयर में हमने उसको एक टोटल फिजिकल स्पेस प्रोवाइड किया है अपनी मेमोरी के अंदर। द हार्डवेयर प्रोवाइड्स अ वर्चुअल सेट ऑफ रजिस्टर्स एंड वर्चुअल मेमोरी स्पेस। जो हमारी 4 GB थी उसमें से 1 MB हमने उसको दिया है, और जो हमारे पास रजिस्टर्स थे उन रजिस्टर्स का एक वर्चुअल सेट हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो कभी भी उसको एक्सेस कर सकते हैं।
एंड डायरेक्टली एग्जीक्यूट्स ऑल इंस्ट्रक्शन दैट डील विद दिस रजिस्टर एंड विद दिस एड्रेस, ठीक है, इनको वो डायरेक्टली एक्सेस करें। सॉफ्टवेयर क्या करता है, सॉफ्टवेयर कंट्रोल द एक्सटर्नल इंटरफेस ऑफ वर्चुअल मशीन, जैसे कि आईओज हो गए, इंटरप्ट्स हो गए, एक्सेप्शंस हो गए, तो इसको वर्चुअल मशीन के इन सारी चीजों को सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग कंट्रोल करते हैं इन अ मैनर कंसिस्टेंट विद द लार्जर एनवायरनमेंट इन विच इट एग्जिस्ट। In the case of I/O, software can choose either to emulate I/O instruction or to let the hardware execute them directly without software intervention. अगर I/O के कोई इंस्ट्रक्शन हमारे पास आई है तो दोनों ऑप्शन है कि या तो हम इमुलेट कर लें उस I/O को, जिस I/O को वो कह रहा है तो मुझे ये एक्सेस करना है, उसने कहा ये वाली पिन को बंद कर दो, तो ठीक है हमने बंद कर दिया, तुम बताओ आगे, ठीक है, मतलब उसने किया नहीं किया, बस उसने इमुलेट कर दिया, हाँ ठीक है हमने बंद कर दिया, आगे बताओ क्या करना है, सही है। तो या तो इसको इमुलेट कर सकता है या फिर डायरेक्टली हार्डवेयर से कहता है भी तुम देख लो, तो वो 1 है तो अपने बंद कर देगा वो, ठीक है। रजिस्टर सेट V86 मोड इंक्लूड ऑल द रजिस्टर डिफाइंड फॉर 8086। 8086 में जितने रजिस्टर डिफाइंड है वो सारे होंगे, प्लस कुछ और एक्स्ट्रा रजिस्टर होंगे, जैसे कि 2 सेगमेंट रजिस्टर हमारे पास यहाँ एक्स्ट्रा है, FSGS, डीबग रजिस्टर है, कंट्रोल रजिस्टर और टेस्ट रजिस्टर्स हमारे पास ये एक्स्ट्रा होंगे यहाँ, ठीक है। एंट्रिंग एंड लीविंग वर्चुअल मोड, ये भी बहुत आता है एग्जाम, यहाँ तो मैं हाँ 3 बार तो देखो आया ही हुआ है, उसके अलावा भी आया हुआ है, ठीक है। तो एंट्रिंग और लीविंग में हमारे पास दो ऑप्शन से हम लोग एंटर करते हैं, 2 ऑप्शन से हम लोग लीव करते हैं, ठीक है। एंटर करने के लिए या तो एक टास्क स्विच आया हुआ है या फिर आइडेंटिटी। टास्क स्विच का मतलब है एक टास्क रन कर रहे थे, वहां से हमने टास्क स्विच किया, V86 मतलब 8086 वाला टास्क हमें चलाना है, तो 8086 का टास्क V86 मोड में चलेगा, तब ये V86 मोड में एंटर करता है। दूसरा है कि कोई आइडेंट इंस्ट्रक्शन है, मतलब कि हम लोग ऑलरेडी V86 मोड में थे, वहां पे एक इंटरप्ट आई, तो इंटरप्ट को हमारा सर्विस देने के लिए माइक्रो प्रोसेसर प्रोटेक्टेड मोड में चला गया। अब इंटरप्ट के लास्ट में होता है हमारे पास आइडेंट इंस्ट्रक्शन, ठीक है, और जब आइडेंट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा तो वापस से हमारे पास आ जाएगा 86 मोड, ठीक है। तो ये 2 तरीके से एंटर करेगा, एग्जिट भी 2 तरीके से करेगा, इंटरप्ट और एक्सेप्शन कॉजेज द टास्क स्विच। जब ये टास्क स्विच हुआ इंटरप्ट आने की वजह से, तब जो है वो क्या करेगा, सबसे पहले इंटरप्ट और एक्सेप्शन आया तो V86 मोड मॉनिटर, इसका मॉनिटर प्रोग्राम वो प्रोटेक्टेड मोड में चलता है, तो पहले ही प्रोटेक्टेड मोड में जाके जंप करें। या फिर एक सिंपल टास्क स्विच, इंटरप्ट और एक्सेप्शन वेक्टर टू अ प्रिविलेज लेवल 0 प्रोसीजर, अगर कोई इंटरप्ट और एक्सेप्शन है जो प्रिविलेज लेवल 0 प्रोसीजर को डिमांड कर रहा है, उसकी प्रिविलेज लेवल 0 पे चलना है, तो ये तो हमारा V86 मोड का प्रिविलेज लेवल 3 पे, ये उसको चला नहीं पाएगा, तो फिर वो जाएगा the processor stores the current setting of E-flags on the stack, then clears the VM bit. The interrupt or execution handler therefore executes as native 8036 protected mode हो, ठीक है। इसके थ्रू ये बिल्कुल 386 की तरह मोड में आ जाएगा और वहां से उसको एग्जीक्यूट करेगा इंटरप्ट, ठीक है। System software does not manipulate the VM flag directly, but rather manipulates the image of the E flag register that is stored on the stack or in the TSS। जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, VM बिट को वो 0 ऐसे डायरेक्ट फ्लैग में तो जाके नहीं कर सकते, TSS में जाके करते, जो इमेज उसकी स्टोर है TSS। तो जब वो TSS वापस जाके लोड होगा, जब TSS होता है तो वो सारी चीजें लोड करता है, फ्लैग रजिस्टर भी लोड करता है, तो TSS हमारा जाके लोड करेगा उसको, तो फिर वो अगर VM बिट हमने वहां 1 करी है तो अपने आप वो वर्चुअल मोड में एंटर हो जाएगा। अगर वो 0 कर दिया तो पहले से 1 की, फिर 0 कर दिया तो फिर वो प्रोटेक्टेड मोड में ही रहेगा, क्योंकि प्रोटेक्टेड मोड से ही आ रहा है, ठीक है। चलिए फिर ये एक और टॉपिक है लास्ट, IO मैप्ड IO एंड मेमोरी मैप्ड, ठीक है। ये अगर एंट्रिंग और लीविंग वर्चुअल मोड का आता है तो ये वाला डायग्राम जरूर बना, ठीक है। इनिशियल एंट्री ऐसे भी दिखा दो, फिर V86 प्रोग्राम में अब इसमें 2 ऑप्शन, या तो ये इंटरप्ट आइडेंट इंस्ट्रक्शन के थ्रू या फिर टास्क स्विच। एग्जिट करने के भी 2 ऑप्शन है, या तो टास्क स्विच के थ्रू या फिर इंटरप्ट और एक्सेप्शन के थ्रू, सही है। ये है हमारा लीनियर एड्रेस फॉर्मेशन इन V86 मोड। V86 मोड में हमारा जो लीनियर एड्रेस है वो कैसे फॉर्मेट मतलब कैसे जो है वो फॉर्म होता है। ये लीनियर एड्रेस, इसको हम एज अ मतलब फिजिकल एड्रेस कह सकते हैं अपने वर्चुअल मशीन, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा जो ऑफसेट एड्रेस है और जो बेस एड्रेस, मतलब बेस एड्रेस हमारा 16 बिट का जो सिलेक्टर होता है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग जी, मतलब एक्स्ट्रा 4 जीरो यहाँ ऐड करते हैं, और जो इफेक्टिव एड्रेस होता है ऑफसेट एड्रेस उसको हम लोग फिर से प्लस करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें लिमिट जो होती है वो मैक्सिमम 4 के बीच है। चलो तो ये आ गया हमारा फिर IO मैप्ड IO एंड मेमोरी मैप्ड। IO मैप्ड IO और मेमोरी मैप्ड IO में क्या फर्क होता है। IO मैप्ड IO हमारे पास इसमें IO डिवाइस की तरह ट्रीट होगी, इसमें IO जो है वो मेमोरी डिवाइस की तरह। इसमें IO डिवाइस 8 बिट या 16 बिट के IO एड्रेस होंगे, इसमें हमारे पास 20 बिट मेमोरी एड्रेस हो सकती है। ये V86 की बात होती है, ठीक है। और अगर मतलब नॉर्मल प्रोटेक्टेड मोड में तो ये 32 बिट का भी हो सकता है। IO डिवाइस इज गिवन IOR और IW कंट्रोल सिग्नल, ये 2 कंट्रोल सिग्नल है। अगर हमने मेमोरी मैप IO रखा है तो फिर मेमोरी रीड और मेमोरी राइट वाले सिग्नल्स में जाएंगे। डिकोडिंग इजियर है,
क्योंकि कम एड्रेस लाइन है, सिर्फ इसमें 16 बिट या 8 बिट होंगे हमारे पास, ठीक है, तो इसलिए एड्रेस लाइन हमारे पास यहाँ पे कम है। डिकोडिंग कॉम्प्लेक्स है क्योंकि यहाँ मोर एड्रेस लाइन है, 20 बिट का 20 बिट का हमारे पास मेमोरी एड्रेस, ठीक है। डिकोडिंग चीपर है, ऑब्वियसली बात है, कम है तो कॉम्प्लेक्स कम है तो चीपर होगा, ये एक्सपेंसिव होगा। फास्टर है, लेस डिले है, सर्किट छोटा है तो उसकी वजह से डिले कम होगी तो फास्ट होगा, ये ज्यादा गेट होगा, ऑब्वियसली डिले ज्यादा होगी। अब इसमें रिस्ट्रिक्शन है कि सिर्फ हमारे पास 65,536 आईओस ही हो सकती हैं टू द पावर 16, राइट। लेकिन यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितने भी 20 बिट के हैं हो सकता है हमारे पास। आईओ डिवाइस कैन ओनली बी एक्सेस बाय इन एंड आउट इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे सिर्फ इन और आउट इंस्ट्रक्शन ही हम लोग यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग कोई भी जितनी मेमोरी वाली इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो डेटा है आईओ से वो सिर्फ एल एच मतलब जो हमारा एक्यूमुलेटर रजिस्टर है उसमें आएगा, और यहाँ पे कोई भी रजिस्टर में आ सकता है क्योंकि हमने मेमोरी मैपिंग की उसको मेमोरी की तरह, ठीक है। ये हम लोग आईओ मैप्ड आईओ माइक्रो प्रोसेसर में यूज करते हैं, और ये वाली हम लोग जनरली माइक्रो कंट्रोलर में यूज, ठीक है। तो ये फाइनल कंप्लीट हो गया 36 मिनट, सॉरी ये थोड़ा सा लंबा हो गया, टॉपिक ज्यादा थे। ये सारे पीवाईक्यूज हैं जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सब हमने डिस्कस किए इस वन शॉट में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कुछ मदद हुई होगी, ठीक। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, बाय।